नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं के जयकारे के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। विधि विधान पूर्वक संपन्न हुए इस समारोह में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाबा केदारनाथ के मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों से लाए गए गुलाब और गेंदा के फूल शामिल है। गाजेबाजी और भक्तों के जयकारों के बीच कपाट खुलने का दृश्य अद्भुत था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ देखते ही बनती थी। इस दौरान केदारनाथ धाम पर भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है, पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। यातायात व्यवस्था अच्छी हो, वेस्टेशन की व्यवस्था अच्छी हो। ऋषिकेश जो यात्रा का पहला पड़ाव जहां से प्रारंभ होता है, वहां पर मैं स्वयं गया हूँ। लगातार अपने स्टेक होल्डरों के साथ भी बात की है। मैं हमारे जितने भी लोग इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा काल में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे। और मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने बताया, कुछ लोगों की यहाँ दुकानें यहाँ पर चलती हैं और सच में ये जो यात्रा का 6 माह का कालखंड होता है, वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी, चार धाम यात्रा के मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी, वो उनके लिए एक उनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है। एक तरह से लाइफ लाइन होती है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम प्रकार की स्थानीय जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंड थी। मैं प्रशासन के लोगों से भी ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सभी लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि उन सभी को अवसर मिले। पिछले वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवाचार प्रारंभ किया है। शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऊखीमठ से ही बाबा का जो शीतकालीन प्रवास है, उस स्थान से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की तरफ से और देश भर के श्रद्धालुओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और
आपके विशेष सहयोग से। क्या है बाबा का भीषण श्रृंगार? पट खुलने के बाद भीषण श्रृंगार हटाया जाता है। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए फल और ड्राई फ्रूट्स हटाते हैं। फिर बाबा पर चढ़ी 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं निकालते हैं। शिवलिंग पर चारों ओर लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है। पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं। जमा हुए इस घी को धीरे धीरे शिवलिंग से निकाला जाता है। घी निकालने के बाद शिवलिंग का गंगा स्नान किया जाता है। गोमूत्र, दूध, शहद और पंचामृत से स्नान किया जाता है। स्नान के बाद बाबा केदार को नए फूलों भस्म लेप जाता है। चंदन का तिलक लगाकर बाबा केदार को तैयार किया जाता है। कपाट बंद करते समय भीष्म श्रृंगार में करीब 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कपाट खोलने के बाद इसे आधे घंटे में हटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और देश के कोने कोने से लोग 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा भेंट भी की। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी किया। उन्होंने लिखा कि इंदौर से उत्तराखंड पधारी माताजी समेत अन्य श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की। हिमालय की पुण्य भूमि पर इन श्रद्धालुओं के ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और अनुपम भक्ति भाव को नमन है। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं भक्तिपूर्ण बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। अधिकारियों को धरातल पर उतरकर सुव्यवस्थाओं के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा अविस्मरणीय बने। लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। भू कानून का उल्लंघन करने वालों लोगों के चलिए अब आगे बढ़ चलेंगे। तो आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है और वहीं यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर तीर्थ यात्री अलग अलग प्रदेशों से 4 धाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हैदराबाद से 4 धाम की यात्रा करने के लिए यात्रियों का एक दल हरबटपुर बस अड्डे पर पहुंचा और इन तीर्थ यात्रियों ने सुविधाओं को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। सरकार के द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मैम कहाँ से आए आप? हैदराबाद। मैडम हैदराबाद से किधर जा रहे हैं आप? हम लोग 4 धाम यात्रा के लिए। अच्छा मैडम, आज हरबटपुर बस अड्डे पे रुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है और मेनली हम लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उनकी वजह से यहाँ का प्रशासन जो भी है वो अच्छी तरह से हो रहा है। आपको सुविधा में कोई ऐसा तो नहीं लगा? सुविधा में कुछ कठिनाई नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है। प्रशासन ने आपका सब पूरा सपोर्ट करा है? पूरा सपोर्ट किया है, धन्यवाद प्रशासन के लिए और मुख्यमंत्री जी मेनली क्योंकि उनके वजह से ये प्रशासन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी पीआरडी के जवानों को 4 धाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थल और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम यात्रा के लिए 270 लोगों की डिमांड थी एसएसपी साहब की, जिसके क्रम में हमें स्वीकृतियाँ भी पूरी प्राप्त हो गई नए साले से। इस वर्ष जो यात्रा है उसकी गंभीरता को लेते हुए सारे विभागों की मांग है हमारे पास। आरटीओ ने हमसे करीब 70-80 लोग मांगे हैं। नगर पालिका मसूरी ने भी हमसे यात्रा सीजन को देखते हुए मांगा है। तो इस समय हम प्राथमिक रूप से
पुलिस विभाग को 150 पीआरडी स्वयंसेवक उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 100 पीआरडी का डिप्लॉयशन हमने कल कर दिया है और 50 हम आज करने जा रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले पर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। 54 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाए गए 4 अफसरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड अफसरों में सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशांसी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवान, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अमर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता विष्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि सराय स्थित कृषि भूमि को निकायों में के विरुद्ध आवासीय भूमि घोषित कर 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया और ये सारा मामला प्रशासक काल का है, जब नगर निगम बिना बोर्ड के चल रहा था। अब जब घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई हैं तो शासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए अफसरों पर सख्ती दिखाई है। मामले की जांच तेज हो गई है और जल्द ही और नामों पर गाज गिर सकती है। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का उत्तराखंड भाजपा ने स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो आजाद भारत में पहली बार इस तरह की कवायद देश में की जा रही है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी, लेकिन दूसरी सरकारों ने इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं किया और ना ही रखा, जबकि दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। हालांकि ये जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इस पर विराम लग गया और अब एक बार फिर मोदी कैबिनेट ने इस पर विचार किया है और 2026 में ये जातिगत जनगणना प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार की ये एक अच्छी पहल है और इससे समाज में रह रहे पिछड़े वर्ग को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी कदम है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। कि हल्द्वानी में हिंदुवादी संगठनों ने हिंदू नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कोतवाली का घेराव किया है। वहीं हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि जिस प्रकार से नैनीताल में एक जिहादी के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद नैनीताल में हिंदू लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से हल्द्वानी में विपिन पांडे हिंदुवादी संगठन का नेता एक साधारणपूर्ण बैठक कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस जागरण उनको उनके आवास से उठाकर ले लिया गया। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा यह बताया गया था कि सभी फल व्यापारी अपने अपने व्यवसाय पर अपने नाम लिखकर पट्टी लगाएंगे, लेकिन अभी तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नगर निगम के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और हिंदू नेताओं को गिरफ्तार न किया जाए। और वहीं नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा है कि जल्दी ऐसे लोगों का सत्यापन होगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल परसों में जो घटना नैनीताल में हुई है, जिससे पूरा जिला, पूरा प्रदेश, सब लोग हिल चुके हैं। एक मुस्लिम, मैं कहूँगा बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक छोटी हिंदू बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, जिसको लेकर सब शर्मसार भी हैं और सब अंदर से हिले हुए हैं। उसी को लेकर हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो भी इस जिले में कार्य करेगा या प्रदेश में कार्य करेगा, अपनी पहचान बताए, अपना नाम बताए और कारोबार करे। मना ही नहीं है, सब स्वतंत्र है कारोबार करने के लिए, लेकिन आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। इसी मांग को लेकर हमारे भाई विपिन पांडे आज कटघरिया में प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, तो पुलिस जबरन उनको उठा लाई है और किस चौकी में रखा, किस थाने में रखा, हम लोग को ये भी पता नहीं है। तो सारे हिंदू संगठन हम सब लोग एकत्र हुए हैं और हमारी पहली मांग ये है कि वो उनको रिहा करे, तुरंत उनको छोड़े। और दूसरा, MNA, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, प्रशासन, शासन सबसे मांग है कि अपना नाम अपने वो नाम पट पे लिखें,
कौन कौन सी दुकान चला रहा है बताएं। हम कह रहे हैं अगर वो कट्टर हैं तो अपने व्यापार में भी कट्टर रहे। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अवैध मजार मदरसों को लिए एक्शन में है और दूसरी तरफ यहाँ हिंदू अपनी आवाज उठाने में भी जेल जा रहा है। तो सबको लेकर हम लोग आए हैं और जब तक हमारी चीजें पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। लगता है ना कि ये हिंदू सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें हो जा रही हैं कि जिससे हमें लग रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं। देखिए, मानसिकता को आदमी किसी की नहीं कर सकता। इतनी बुरी मानसिकता उस व्यक्ति की है कि मैं अपने मुंह से भी बार बार सोच रहा हूं, तो मुझे भी इतना बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। इसीलिए सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग ठीक है, सब भाईचारे से एक तरह से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जो गलत करेगा वो सजा पाएगा और ये सजा हम दिलाने का काम करेंगे। चाहे हमें इसके बाहर भी जाना पड़े, कोई एक्शन भी करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो मुसलमान है काम करे, स्वागत है, काम कर ले, लेकिन अपना नाम पहचान बताए, मैं ये हूँ बताओ और काम करे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो हमारी बच्चियों के साथ भेड़िए मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, ये लोग हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। दूसरा, फिर अब हम हिंदू लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन तानाशाही रवैया, हमें अपराधियों की तरह गाड़ियों में भर भर कर ऐसे कोतवाली थाने लाया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग सारे हिंदूवादी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि तत्काल प्रभाव से जिस हिंदुओं को जो ये अपराधियों की तरह लेके आए इनको छोड़ें, और जितने भी शहर में फेक आइडेंटिटी पे जिहादी काम कर रहे हैं, ये फेक आइडेंटिटी पे काम नहीं चलेगा। तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने इस पे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो फिर हिंदू समाज स्वतंत्र है और अपनी तरीके से फिर इन सब जिहादियों को सुधारने का काम करेगा। यही सवाल तो हमारा प्रशासन से है कि आपका डंडा सिर्फ हिंदुओं पे ही क्यों चल रहा है। हिंदू तो अपना जो है भाई सभ्य तरीके से प्लेटें भी लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे ठेले से लेकर मॉल तक वाला, उसने अपना सही नाम लिख के काम किया हो। यही हमारा आक्रोश है प्रशासन से। वही अभी जो भी संबंधित अधिकारी आएंगे उनसे हम यही पूछने वाले हैं। देखिए, कल जो घटना हुई वो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। वो व्यक्ति हुआ और जनता का स्वाभाविक रूप से आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि घटना से हर आदमी ज्वलित है। एक 12 वर्षीय व्यक्ति के साथ, बालिका के साथ जिस प्रकार का उसको कहना चाहिए ऐसा कृत्य कि वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन हिंदुस्तान में कानून का राज है, अरेस्टिंग हुई, उसके खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है सरकार कर रही है। आज उसके घर में नोटिस भी चुका दिया गया, अवैध नोटिस। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे, चूंकि पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर्यटन का भाजपा के नहीं, देखिए अब क्या है कि स्वाभाविक रूप से कोई उनका कहना चाहिए आक्रोश व्यक्त किया है और वार्ता चल रही है। और इस प्रकार हम भी नहीं चाहते हैं कि क्योंकि कानून भी अपना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कहे तो इनसे वार्ता चल रही है कि इस प्रकार का वातावरण न बनाए। बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश थे और इसमें जिलाधिकारी महोदया ने भी इसमें आदेश दिए हैं कि हम इनका सत्यापन कार्य करें। तो जिसमें नगर निगम से जुड़े जो भी लोग हैं जिनका फड़ या ठेले का व्यवसाय है, उनके लिए हमने एक आई कार्ड, एक प्रारूप बनाया है, जिसको जो उनका ठेला है उसमें वो प्रदर्शित करेगा। उसका रीज़न ये है कि ये पता चल सके कि जो ये व्यक्ति कार्य कर रहा है इसका सत्यापन हुआ है नहीं हुआ है, ये हमारा वैध यहाँ व्यवसायी है या कहीं अवैध आया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं कुछ इलीगल कामों से जुड़ा हुआ है। तो ये नगर निगम लगातार इसका सत्यापन कार्य कर रहा है। हमने अब तक 1700 के लगभग सत्यापन कार्य अपने कर लिए हैं और ये कल भी जिन लोगों के पास, जब नगर निगम ने अभियान चलाया और ऐसे कल 15 ठेले हमने जब्त किए जो यहाँ ना ही उनका किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन था, ना वो नगर निगम के अंदर उनकी कोई एंट्री थी और ना ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, तो उन सभी को जब्त कर लिया गया है। क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, हमने उनके सामान को जब्त कर लिया गया है। बाकी प्रशासन के स्तर पर जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसमें उनकी सराहनीय कार्रवाई भी की जा रही है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कुछ FIR भी करवाई गई है ऐसे लोग के खिलाफ? देखिए, हमारा जो नगर निगम का इसमें जिम्मेदारी है या उत्तरदायित्व हम कह सकते हैं कि उसमें यह है कि अगर कोई भी हमारा लाइसेंसदारी नहीं है तो हम उसका चालानी कार्रवाई भी करेंगे और इसके अलावा हम उनका जब्त का भी कार्रवाई करेंगे, जिसमें हमने ठेले उनके जब्त किए हैं। बाकी ऐसे लोगों की बाकी सूचना हम उसमें पुलिस प्रशासन को अलग से दे रहे हैं। देखिए, कुछ डिमांड्स थी, उन डिमांड्स पे अभी आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और मैं भी अश्योर करूँ कि सारी डिमांड्स जो हैं उन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई हो और हमारी पब्लिक जो है वो पूरी तरह मतलब उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड रहे। और
रामनगर के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ एवं पाटकोट क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली गई हैं तथा नई शराब की दुकानों का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि जनता के विरोध के बाद कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा को वापस लेते हुए कहा था कि अब नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज भी शराब की नई दुकान बंद करने को लेकर कोई आदेश नहीं आया है, जिसके विरोध में शुक्रवार को ग्राम पाटकोट क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने रामनगर डिग्री कॉलेज से लेकर एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नई शराब की दुकानें शीघ्र बंद करने की मांग की। महिलाओं का आरोप था कि आज सरकार युवाओं को रोजगार, स्कूलों में बच्चों को शिक्षा, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकान खोलकर सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। मेरा नाम बबीता बिस्ट है। मैं पाटकोट गांव की स्थायी निवासी हूं। हमारे गांव में ये सरकारी शराब की दुकान का अभी टेंडर हुआ है और एक दुकान खोल दी गई, जिसके विरोध में महिलाएं 1 अप्रैल से लगातार धरने में बैठी हुई हैं और आज 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं उनको धरने में बैठे हुए। और आज हमने ये विरोध प्रदर्शन की रैली रामनगर में निकाली हुई है। हम मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि पाटकोट रोड से ये शराब की दुकान का ठेके को पूर्णतः निरस्त किया जाए। और हमारी ये मांग है कि अन्य मूलभूत सुविधाएं हमारे गांव में लाई जाए, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। न तो वहां पर पीने के लिए पानी है, न वहां पर सिंचाई के लिए किसी भी तरह की नलकूप की कोई व्यवस्था है, न वहां स्कूलों में टीचरों की कोई व्यवस्था है और न ही अस्पतालों में कोई उचित स्टाफ है, न ही डॉक्टर्स हैं। कुछ भी मूलभूत सुविधाएं हमारे गाँव में नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं दे हमको सरकार, लेकिन शराब का हम विरोध करते रहे हैं, हमेशा करते आएंगे। ना हमको कच्ची चाहिए, ना हमको पक्की चाहिए। हम इस पाटकोट रोड से शराब के निरस्तीकरण के लिए मांग अपनी उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात को सुने। मेरा नाम पूनम रावत है। हम पाटकोट के स्थायी निवासी हैं। हमारे गांव में ये सरकारी देसी अंग्रेजी शराब की दुकान खुली हुई है, जिसे 1 महीना 2 दिन हो गए हैं। सरकार की तरफ से हमें आश्वासन तो घोषणा में धामी जी ने दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई हमारे पास लिखित आदेश नहीं आया है और हमारे साथ बार बार ये छल किया जा रहा है। कल हमारे वहाँ से दुकान से तो शराब हटा दी, यहाँ ले आए, लेकिन निरस्तीकरण का आदेश नहीं आया है। और हमारे वहाँ के विधायक, प्रधान, ये कोई भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने वोट दिया है और हमारा पाटकोट जो है बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है और बीजेपी सरकार ही हमारी तरफ अनदेखा कर रही है। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारे पाटकोट से ये शराब। मसूरी के तुनेटा गांव में स्थित नाग देवता का मंदिर स्थानीय आस्था और परंपरा का एक केंद्र है और इस मंदिर में हर वर्ष भव्य मेला आयोजित किया जाता है। ये परंपरा लगभग कई वर्षों से चली आ रही है और पूरे क्षेत्र के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस मौके पर शिव परिवार की स्थापना इस वर्ष मेले में एक विशेष आयोजन के अंतर्गत शिव परिवारी मूर्तियों को भी स्थापना की गई है। इससे मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। ग्राम सभा कफलटे का निमंत्रण था कि यहाँ पे शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना होनी है और उसी के तहत आज यहाँ पे हम लोगों का आना हुआ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक भव्य मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई है। पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हैं इस अवसर पे, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही रमणीय स्थान है, नगर पालिका का एरिया भी है और पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस स्थान को पर्यटक के रूप में विकसित करें। किस तरीके से करेंगे इस पे थोड़ा बैठ के सोचने की ज़रूरत है, तो लेकिन ये कोशिश उन्होंने लाइट की व्यवस्था के लिए यहाँ पे कहा है। रोड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके लिए कहा है हमने, क्योंकि रोड। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।